हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, और आज के इस सेशन में हम मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के जो मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा था। मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, इन्हें द फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने अपने टाइम का सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दिया था। जितने भी एलिमेंट्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करी थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, जिसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो थी वो ये थी कि एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करता है। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। दूसरी चीज, इनकी क्लासिफिकेशन ने एक पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्लेन किया। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लिखते हैं तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इसे कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। इस पीरियोडिक फंक्शन की एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन में भी थी, बट इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हमें मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने बात करी एटॉमिक मासेस की, और एटॉमिक मासेस के साथ इन्होंने पीरियोडिसिटी को रिलेट किया। इन 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेंडलीव ने अपना पूरा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक ऐसा लॉ दिया जो बाद में मॉडिफाई होके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बना। इनका लॉ था that the properties of elements are periodic function of their atomic masses, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। आप मास को इंक्रीज कीजिए, वो होता रहेगा, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इन्होंने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल सेटअप किया, जो सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। अब अगर इतना सक्सेसफुल था तो इसमें कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तभी तो इसको हम आज फॉलो नहीं करते। तो चलिए इसके एडवांटेजेस, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला है एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हुआ। मास एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। बेशक उन्होंने इंपॉर्टेंस रिएक्टिविटी को दी, लेकिन क्लासिफिकेशन मास के बेसिस पे किया गया था, which forms a very fundamental property for the classification of elements. Then spaces were left vacant to accommodate the elements to be discovered in future. Now this is one of the most important thing जो मेंडलीव ने करी। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ जगहों पर गैप्स छोड़ दिए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये गैप्स क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गैप्स नहीं है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए, एंड इन फ्यूचर these elements will be discovered, and it was an extraordinary thing at that time। ये प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये करा हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने। It could predict the properties of elements which helped in the discovery of new element, जो मैंने आपको अभी भी बताया कि वो जो ब्लैंक स्पेसेस थे, उन ब्लैंक स्पेसेस को लेके मेंडलीव ने कहा कि ये ब्लैंक स्पेसेस नहीं है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हुए जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर एकदम फिट बैठ जाते हैं। है ना कितनी कमाल की चीज, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। The inert gas elements discovered later could be placed in a separate group without disturbing the table। अब देखिए, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, बट इतना फ्यूचरिस्टिक होना, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। टेबल ऐसा बनाया गया कि अगर कोई पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ही नया मिल जाए तो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट ही उस पीरियोडिक टेबल में सेट हो जाएगा, और ये थे मेरिट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। इतना कमाल का टेबल था, इतनी कमाल की उसकी प्रॉपर्टीज थी कि सारा का सारा क्लासिफिकेशन उसने इजी कर दिया। अब एक क्वेश्चन, अगर इतना कमाल का था तो प्रॉब्लम्स क्या थी? तो चलिए उसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके ड्रॉबैक्स में पहला आएगा, some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses। Cobalt is placed before nickel, selenium is placed before iodine, etc। अब उन्होंने एक लॉ दिया,
लॉ में उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाया जाए, लेकिन खुद ही कई जगह उस लॉ को फेल कर दिया। मतलब कई जगह उन्होंने अपने एटॉमिक मास को उल्टा कर दिया, ज्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले लगा दिया और कम मास वाले एलिमेंट को बाद में लगा दिया, जो उनकी एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक बन गई। क्योंकि आप अपने लॉ को इस तरीके से उल्टा नहीं कर सकते। अगर आपने एक लॉ दिया तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई एक्सेप्शन है तो आपको स्टेट करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्शन क्यों है। तो दैट फॉर्म्ड द ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सेकंड थी, नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में है, ना तो वो इधर मेटल्स के साथ है ना वो इधर नॉन मेटल्स के साथ है, उसको बीच में अलग से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करता है। ये +1 की वैलेंसी भी शो करता है और ये -1 की वैलेंसी भी शो करता है। क्योंकि ये दोनों वैलेंसी शो करता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को अलग से प्लेस करते हैं। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर स्पेस, कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दी थी, और ये बन गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक और लिमिटेशन। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। अब आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन, एक क्लोरीन ऐसा होता है जिसका मास 35U होता है, और एक क्लोरीन ऐसा भी है जिसका मास 37U है। अब हमारे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, ये पूरा का पूरा टेबल एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। क्वेश्चन उठा कि आप कौन सा वाला क्लोरीन यूज करेंगे, 35 वाला या 37 वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तब तो आइसोटोप डिस्कवर्ड ही नहीं थे। तो अगर कोई चीज डिस्कवर्ड ही नहीं होगी तो वो उसके बारे में कैसे बात करेंगे। ये उनकी तीसरी लिमिटेशन बन गई। तो आज हमने समझा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस क्या क्या थी। अब आपका टास्क देख लेते हैं। आपको टास्क में न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल जो न्यूलैंड ने डिस्कवर किया था, डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स और मॉडर्न हमारा जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन करना है। टेबल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इस टेबल में आपने कंपैरिजन करके अपने आंसर्स लिखने हैं। That's all for today. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.